हेलो फ्रेंड्स, सोशल साइंस के अपने कल के वीडियो में हमने उदारवादी, उग्रवादी और गांधीवादी जो नेता थे उनके बारे में पढ़ा। उनके समय के बारे में पढ़ा कि कौन-सा समय था उनका, ठीक है? और कौन से नेता उग्रवादी थे, कौन से नेता उदारवादियों में आते थे, नरम दल में आते थे, गरम दल में आते थे। ये सारी चीज़ें हमने कल की वीडियो में पढ़ी थी। 2 टॉपिक जो आपके रह रहे थे वो हम आज की वीडियो में कवर करेंगे। इसी के साथ आपकी हिस्ट्री जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है? इसमें हम नेहरू रिपोर्ट और जिन्ना की 14 सूत्रीय मांगों की बात करेंगे। ठीक है? तो सबसे पहले जान लेते हैं कि नेहरू रिपोर्ट क्या है? 1928 में जब साइमन कमीशन भारत आया, जिनमें एक भी भारतीय ना होने के कारण कांग्रेस पार्टी ने इसका पुरजोर विरोध किया। ठीक है? तो आपको पता है कि साइमन कमीशन जो था वो 1928 में भारत आया था। ठीक है? इसमें एक भी भारतीय नहीं था। ठीक है? तो इस कारण इसका बहुत ज़्यादा विरोध किया गया था। साइमन कमीशन गो बैक के नारे लगाए गए थे। इसी में एक जगह विरोध हो रहा था जहाँ पर लाला लाजपत राय की लाठी लग गई थी, लाठीचार्ज हुआ था उसमें, तो उनकी मौत भी हो गई थी उसमें। ठीक है? तो यही था साइमन कमीशन। तो कांग्रेस पार्टी ने क्या किया था, एक भी भारतीय ना होने के कारण इसका बहुत विरोध किया था। इसके बाद भारत सचिव लॉर्ड बिरकनहेड ने भारतीय नेताओं को संविधान का मसौदा तैयार करने की चुनौती दी। ठीक है? तो उस समय मैंने आपको बताया था कि पहले क्या होता था, गवर्नर जनरल हुआ करता था। ठीक है? तो सारी ताकत जो थी गवर्नर जनरल के पास थी। फिर क्या हुआ कि जब 1857 की क्रांति हुई, ठीक है? इंग्लैंड में ये बात पहुँची, उसके बाद वायसराय पद बना दिया गया, ठीक है? अब गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा और उसकी जो शक्तियाँ थी उसके पास, वो सारी आधी कर दी गई, मतलब आधी से भी कम कर दी गई और एक नया पद बनाया गया भारत सचिव का, ठीक है? वो भी इंग्लैंड का ही कोई ना कोई इसको संभालता था, ठीक है? भारत सचिव का जो पद था, लेकिन वो सीधा सीधा किसे कॉन्टैक्ट करता था, तो वहाँ की जो महारानी थी, ठीक है? उन्हें पूरा कॉन्टैक्ट करता था और उन्हीं के नाम पे शासन करता था वो यहाँ पे। ठीक है, तो सारी शक्तियाँ भारत सचिव के हाथ में थी। तो भारत सचिव भी बदलते रहते थे जैसे वायसराय बदलता था। तो यही एक वायसराय थे उस समय, सॉरी उस समय भारत सचिव जो थे वो लॉर्ड बिरकनहेड थे। ठीक है, इन्होंने क्या किया, भारतीय नेताओं को चुनौती दे दी कि तुम संविधान तक तैयार नहीं कर सकते और तुम साइमन कमीशन का विरोध कर रहे हो। ठीक है, तो ऐसी बात हुई तो कुछ जो नेता थे उन्हें बुरी लग गई, जो भारतीय नेता थे। उन्होंने कहा ऐसे कैसे हम नहीं कर सकते, हम करके दिखाएँगे आपको। तो राजनीतिक नेताओं ने चुनौती स्वीकार की और मसौदा तैयार करने के लिए समिति नियुक्त की गई। मसौदा का मतलब होता है ड्राफ्ट, ठीक है? इंग्लिश में इसे ड्राफ्ट कहते हैं, यानी कि संविधान का ड्राफ्ट, ठीक है? तो कुछ राजनीतिक नेता थे, उन्होंने क्या किया, चुनौती को स्वीकार कर लिया और कहा कि हम मसौदा तैयार करेंगे और उसके लिए फिर इन्होंने एक समिति बनाई। इस समिति के जो अध्यक्ष थे वो मोतीलाल नेहरू थे, जबकि जवाहरलाल नेहरू इसके सचिव थे। ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू के पिता थे ये, ठीक है, पापा थे ये मोतीलाल नेहरू, ये चीज़ याद रखना। ठीक है, इसके अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू थे, इसलिए इसे नेहरू रिपोर्ट कहा जाता है, ये चीज़ याद रखना। ठीक है, और इसके अन्य सदस्य कौन थे, तो तेज बहादुर सप्रू, सुभाष चंद्र बोस, ये सारे इसके अन्य सदस्य थे, ठीक है, नेहरू रिपोर्ट के। और इसके अध्यक्ष कौन थे, तो याद रखना मोतीलाल नेहरू थे, ना कि जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू कौन थे, ये सचिव थे। और नेहरू रिपोर्ट क्यों कहा जाता है? क्योंकि मोतीलाल नेहरू जो थे, वो इसके अध्यक्ष थे। समिति द्वारा तैयार संविधान के प्रारूप को नेहरू रिपोर्ट कहा गया। जब इन्होंने रिपोर्ट तैयार कर ली, ठीक है, जो मसौदा था उसे तैयार कर लिया, तो उसे क्या कहा गया? नेहरू रिपोर्ट कहा गया। 28 अगस्त 1928 को सर्वदलीय सम्मेलन के लखनऊ सत्र में इसे प्रस्तुत किया गया था। ठीक है? तो 28 अगस्त 1928 को क्या हुआ, सर्वदलीय सम्मेलन हुआ, मतलब सभी दलों का एक सम्मेलन हुआ, जो लखनऊ में हुआ था और वहाँ पर इसे प्रस्तुत किया गया था। अब इसमें कुछ सिफ़ारिश की गई थी, इस रिपोर्ट में बहुत सारी बातें की गई, ठीक है? कुछ जो इम्पोर्टेंट बातें हैं, उनकी हम बात करेंगे। पहला ये था कि 21 साल से ऊपर वालों को वोट देने का अधिकार दिया जाए, ठीक है? कोई भी व्यक्ति हो, अगर उसकी उम्र 21 साल से ज़्यादा है, तो उसे वोट डालने का अधिकार दिया जाए, ठीक है? ये बात की गई इस रिपोर्ट में। दूसरा था कि कोई राजधर्म नहीं होगा, सभी धर्मों को मान्यता दी जाएगी और सभी धर्म एक समान हैं, ठीक है? कोई भी राजधर्म नहीं मानेंगे। फिर तीसरा है कि किसी समुदाय के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र नहीं होगा, ठीक है? जैसे कि जो अंग्रेज़ थे उन्होंने मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की बात कर दी थी, ठीक है? जो पार्लियामेंट्री सुधार हुआ था। तो इन्होंने कह दिया कि किसी भी समुदाय के लिए अलग से निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था नहीं की जाएगी। फोर्थ पॉइंट है कि ब्रिटिश राजमंडल के भीतर भारत के लिए डोमिनियन स्टेट, ठीक है, तो डोमिनियन स्टेटस ये मांग रहे थे। कहने का मतलब ये था कि डोमिनियन स्टेटस उन राज्यों को दिया जाता है, जो देश होते हैं जिन्हें डोमिनियन स्टेटस मिला होता है, तो वो पूरी तरीके से स्वतंत्र होते हैं। ठीक है, हर निर्णय लेने के लिए वो स्वतंत्र होते हैं, किसी भी प्रकार का वो डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है, चाहे वो सेना से संबंधित हो, चाहे वो देश की सुरक्षा से संबंधित हो, किसी भी प्रकार का वो डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन क्या होगा कि जो राजा होगा वो दूसरे देश का होगा। जैसे कि क्या, कि कहने का मतलब है कि भारत को स्वतंत्र वो छोड़ दें, लेकिन जो राजा है हम मान लेंगे कि वो इंग्लैंड का राज्य चल रहा है यहाँ पे, ठीक है? हम उसके अंतर्गत राज्य कर रहे हैं, लेकिन हम स्वतंत्र हैं, ठीक है? हम खुद डिसीज़न ले सकते हैं अपने देश के लिए, तो ये होता है डोमिनियन स्टेटस, ठीक है? डोमिनियन स्थिति। अब हम बात कर लेते हैं जिन्ना के 14 सूत्रीय मांग की। देखिए हुआ क्या था कि आपको पता है कि जो भारत सचिव थे बर्कनहेड, इन्होंने चुनौती दी थी कि आप ड्राफ्ट तैयार करिए, मसौदा तैयार करिए, ठीक है? अगर आप कर सकते हैं तो। तो इन्होंने माँग तो मान ली,
ठीक है कि हम तैयार करेंगे, तो नेहरू रिपोर्ट भी आ गई। लेकिन होता यही था कि जब भी कोई काम किया जाता था, जैसे कि क्या कि अगर कांग्रेस करती थी, तो मुस्लिम लीग उसका विरोध कर देती थी। मुस्लिम लीग कोई काम करती थी, तो जो कांग्रेस थी, वो उसका विरोध करती थी। तो कोई भी चीज़ हो नहीं पाती थी, ठीक है? तो इसीलिए बर्कनहेड ने ये कहा भी था। तो जैसे ही नेहरू रिपोर्ट आई, तो उसी समय जिन्ना ने अपने 14 सूत्री माँग निकाल दी, ठीक है? तो फिर वही बात सही होगी बर्कनहेड की कि तुम लोग कुछ नहीं कर सकते, ठीक है? क्योंकि उन्होंने विरोध कर दिया नेहरू रिपोर्ट का, ठीक है? और नेहरू रिपोर्ट का विरोध किया, उसके बाद इन्होंने 14 सूत्री माँग रखी। अब वो 14 सूत्र क्या थे, वो देख लेते हैं। पहला था कि प्रांतों के पास अवशिष्ट शक्तियाँ होनी चाहिए, ठीक है? वो बात कर रहे थे जो नेहरू रिपोर्ट थी उसमें केंद्र को वो अवशिष्ट शक्तियाँ दे रहे थे, ठीक है? जो आज के समय में भी केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियाँ हैं। दूसरा था कि प्रांतीय स्वायत्तता चाहते थे ये। तीसरा था कि राज्यों की सहमति के बिना कोई संविधान संशोधन नहीं होगा, ठीक है? ये चाहते थे कि अगर कोई राज्य नहीं चाह रहा है तो उसके बिना कोई भी संविधान संशोधन ना किया जाए। तो ये भी इन्होंने मुस्लिम को देखकर ही कहा था। फिर था कि पृथक निर्वाचन मंडल की ये माँग कर रहे थे कि मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल दो, ठीक है? जहाँ भी वहाँ पर उनकी संख्या ज़्यादा है, तो वहाँ पे पृथक निर्वाचन मंडल होना चाहिए। फिर ये क्या चाहते थे कि मुसलमानों के धार्मिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक एवं भाषाई अधिकारों की सुरक्षा की जाए। ठीक है? तो इन्होंने मुसलमानों के पक्ष में ज़्यादातर अपने पॉइंट्स रखे थे, ये 14 सूत्र जो रखे थे, ज़्यादातर मुसलमानों के ऊपर थे, कि जो मुसलमान हैं, उनके लिए धार्मिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक और भाषाई अधिकारों की सुरक्षा दी जाए। फिर है कि सभी समुदायों के लिए पूर्ण धार्मिक स्वतंत्रता की बात इन्होंने की, कि जितने भी धर्म हैं, सभी पूर्ण रूप से धार्मिक स्वतंत्र रहें। ठीक है? वो अपना धर्म कोई भी धर्म अपना सकते हैं, कोई भी त्योहार मना सकते हैं, तो उन्हें पूरी धार्मिक स्वतंत्रता होनी चाहिए। फिर 7वीं बात इन्होंने कही कि सिंध प्रांत को बम्बई से अलग किया जाए। पहले जो बम्बई था, वो सिंध से जुड़ा हुआ था, ठीक है? तो बम्बई और सिंध एक ही थे। अब सिंध जो है वो आपका पाकिस्तान में चला गया है, ठीक है? तो इन्होंने कहा कि जो सिंध प्रांत है उसे बम्बई से अलग कर दिया जाए। फिर 8वां पॉइंट था कि विधानसभा में कोई प्रस्ताव पेश ना किया जाए, जिसका किसी संप्रदाय के 3/4 सदस्य विरोध करें, ठीक है? तो ये बात कह दी कि अगर मान लीजिए कोई प्रस्ताव ऐसा है, जिसका कोई भी समुदाय, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो हिंदू हैं, अगर उसके 3/4 सदस्य विरोध कर रहे हैं, तो उसे पास ना किया जाए। फिर 9वां पॉइंट इन्होंने रखा कि सरकारी नौकरियों में मुसलमानों को योग्यता अनुसार प्रतिनिधित्व मिले, ठीक है? उनकी जो योग्यता है उसके अनुसार उन्हें पद दिए जाएँ। फिर 10वां पॉइंट था कि केंद्रीय एवं राज्य मंत्रिमंडल में 1/3 मुस्लिम सदस्य होने चाहिए, ठीक है? चाहे वो केंद्रीय मंत्रिमंडल की बात हो, चाहे वो राज्य मंत्रिमंडल की बात हो, उसमें 1/3 मुस्लिम होने चाहिए। फिर उन्होंने बात की 11वां पॉइंट है कि अल्पसंख्यकों की शिक्षा, संस्कृति एवं भाषा की रक्षा की जाए। ठीक है, जो अल्पसंख्यक है उनकी बात भी इन्होंने कर ली एक पॉइंट में कि उनकी संस्कृति, उनकी शिक्षा, उनकी भाषा की रक्षा की जाए। 12वां जो इनका सूत्र था वो था कि प्रांतों में सीमा परिवर्तन करके मुस्लिम बहुल प्रांतों में उनका बहुमत ना समाप्त किया जाए। मान लिया कि असम में बहुत सारे मुसलमान हैं, ठीक है? तो आपको पता है कि मुस्लिम ही जीतेंगे, तो ऐसा ना हो कि आप बाद में क्या करें कि असम का कुछ हिस्सा किसी दूसरे राज्य में मिला लें, तो वहाँ पे जो बहुमत था मुसलमानों के पास वो हट जाए। ठीक है? तो उन्होंने ये चीज़ कही कि प्रांतों में सीमा परिवर्तन करके जो मुस्लिम बहुल प्रांत हैं, उनका बहुमत ना समाप्त किया जाए। फिर जो 13वां सूत्र उन्होंने दिया, उन्होंने बताया कि सीमा प्रांत व बलूचिस्तान में भी अन्य प्रांतों की भांति सुधार किया जाए। ठीक है? तो आपको पता है कि बलूचिस्तान जो है वो बॉर्डर पे ही लगता है जम्मू-कश्मीर के, ठीक है? पाकिस्तान के एरिया में आता है। तो उन्होंने कहा जो सीमा प्रांत पे जो लग रहे हैं और जो बलूचिस्तान है, उसमें भी अन्य प्रांत है, जैसे और राज्यों में आप सुधार कर रहे हैं, तो वैसे वहाँ पे भी सुधार करें। फिर जो लास्ट था इनका वो था कि सभी प्रांतों में स्वराज एक ही तरह का हो, ठीक है? तो मतलब सभी को एक तरीके की स्वतंत्रता दी जाए, एक ही तरीके से उन्हें ट्रीट किया जाए जितने भी प्रांत हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे हिंदू हैं तो वहाँ अच्छे से ट्रीट करो, मुस्लिम है तो वहाँ अच्छे से ट्रीट ना करो। तो ये है जिन्ना की 14 सूत्रीय मांग। ठीक है? ये 2 नंबर में क्वेश्चन बनता है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है? तो आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। नेहरू रिपोर्ट के बारे में 1 नंबर में पूछ सकता है, ठीक है? वो भी इम्पोर्टेंट है और इसी के साथ आपकी जो हिस्ट्री है वो कंप्लीट होती है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ज्योग्राफी के साथ, ठीक है? ज्योग्राफी के जो भी चैप्टर हैं वो स्टार्ट होंगे। तो हिस्ट्री आज कंप्लीट हो रही है तो अच्छे से इसका रिवीजन कर लेना, ठीक है? इतना टफ नहीं है इस बार हिस्ट्री, ठीक है? बहुत आसान है, बस एक बार आपको कहानी के तौर पे पढ़ना है। ठीक है? तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।